अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी साथ साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें ये प्रेशर अल्सर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका कोई भी लाइन जो है उसको आपने लाइट नहीं लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में आया हुआ प्रेशर अल्सर्स। तो मेरा ज़रा गला ख़राब है तो आवाज़ को ज़रा इग्नोर करिएगा। अब आ जाता है प्रेशर अल्सर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है, प्रेशर अल्सर इज़ लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड और अंडरलाइंग टिश्यूज यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर और प्रेशर इन कॉम्बिनेशन विद शेयर और फ्रिक्शन। यानी कि अल्सर किस वजह से होता है, क्या होता है कि आप ये लोकलाइज्ड इंजरी है। अल्सर तो आपको पता है ना, स्किन रप्चर हो जाती है, ठीक है। लोकलाइज्ड इंजरी है स्किन की या अंडरलाइंग टिश्यू की। किस एरिया में, ओवर द बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं। आपको आगे मैं पिक्चर में बताऊंगी बोनी प्रोमिनेंसेस वाले एरियाज कौन से हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि उसके कॉजिंग फैक्टर्स क्या है, प्रेशर हो सकता है या फिर प्रेशर के साथ साथ शेयर और फ्रिक्शन की फोर्स। तो आपको क्या समझ आई है कि जो प्रेशर अल्सर है ये लोकलाइज्ड इंजरी है स्किन की और उसके अंडरलाइंग टिश्यू की। हो सकता है कि खाली स्किन हो या अंडरलाइंग टिश्यू भी साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। वो इसकी स्टेजेस होती हैं, तो इसलिए एंड और का वर्ड यूज़ किया हुआ है। यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस है वहीं पे होता है, मोस्टली वहीं पे होता है। और रीज़न क्या होता है, या तो प्रेशर या प्रेशर के साथ साथ शेयर और फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आप देखें, एरिया ऑफ स्किन ब्रेक्स डाउन व्हेन नो मूवमेंट अकर्स। एक बंदा बेड रिडन है, ठीक है। मोस्टली अब आपको तो ये कॉमन सेंस है ना, बेड सोर्स भी इनको कहते हैं कि बेड रिडन बंदा है, पैरालाइज्ड होते हैं, कोमाटोज पेशेंट्स होते हैं कि जो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लोग किसी सर्जरी के बाद बेड रिडन हो जाते हैं, किसी वजह से वो बेड से नहीं हिलते हैं, ठीक है। तो उनमें ये होने हैं, इनको बेड सोर्स इसीलिए कहते हैं, ठीक है, ये लेटे रहने की वजह से। एरिया ऑफ स्किन ब्रेक हो जाता है व्हेन नो मूवमेंट अकर्स। कांस्टेंट प्रेशर जब आता है, रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू स्पेसिफिक एरिया। के कांस्टेंट प्रेशर आना है, जब बंदा लेटा रहता है एक ही जगह पे प्रेशर आई जा रहा है, ठीक है। ये जो सैक्रम का एरिया दिखाया गया है जहाँ पे ये देखें अल्सर बना हुआ है, ठीक है। तो अल्सर क्यों बना है कि ये एरिया एक तो बोनी प्रोमिनेंस का था, ऊपर से कॉन्टीन्यूसली प्रेशर आता है जब बंदा लेटा है, तो यहाँ प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो नीचे जो ब्लड सप्लाई है वो उस प्रेशर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, टिश्यू की डेथ हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो टिश्यू की डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, एरियाज विद लिटिल फैट एंड मसल ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस आर कॉमन साइट्स ऑफ बेड सोर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोनी प्रोमिनेंसेस के एरियाज को देखें, अपनी ये जो एल्बो है इसको फील करें कि ये भी एक बोनी प्रोमिनेंस का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मसल नहीं होता, फैट नहीं होती, ठीक है। ऐसे होता है कि डायरेक्टली स्किन के नीचे जो है वो आपका बोनी प्रोमिनेंस वाला एरिया होता है, तो इस वजह से ये एरिया ज़्यादा डैमेज हो जाता है, वरना मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो कवर कर लेते हैं। अब इनके प्रेशर अल्सर्स होते क्यों हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं। 3 मेजर कॉजेज़ हैं, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, प्रेशर, फ्रिक्शन और शेयर। अब आ जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी शोज दैट लिमिटेशन इन एक्टिविटी एंड मोबिलिटी आर इंडिपेंडेंटली प्रिडिक्टिव ऑफ प्रेशर अल्सर्स, ठीक है। कि बंदा जब एक्टिविटी नहीं करता, मोबिलिटी नहीं करता, तो वो ही काफ़ी है प्रेशर अल्सर्स को बनाने के लिए। बेड पे लेटा हूँ नहीं काफ़ी है, ठीक है। जब बंदे ने मोबिलिटी नहीं करनी तो उस पर सोर्स बन जाते हैं। चेंजेस इन सेंसरी परसेप्शन में फर्दर इम्पेयर मूवमेंट के स्लोली इस तरह होता है कि नीचे नर्व भी आ सकती है ना, जहाँ ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वहाँ नर्व सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और जब सेंसेशंस गई तो फिर ये फर्दर एक वर्स कंडीशन है कि बंदे को पता नहीं चलेगा कि उसको अल्सर हो रहा है, उसको कहीं पे कोई मसला हो रहा है। तो अगर वैसे तो पेन की वजह से वो खुद थोड़ा बहुत कुछ कर ले, मूव कर ले या कुछ कर ले, तो जैसे ही उसकी सेंसेशंस गई तो ये वर्स कंडीशन है कि फर्दर हो जाएगा। प्रेशर इज ग्रेटेस्ट ऑन टिश्यूज एट द एपेक्स ऑफ द ग्रेडियंट एंड लेसन्स टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द, कि जो एरिया एपेक्स का होता है, ठीक है। आप अपनी एल्बो को ही फील करें, एल्बो की जो नोक होती है, ठीक है, वो एपेक्स का एरिया है। अगर आप एल्बो कहीं पे लगाओगे तो उस एरिया पे अपने किसी एरिया पे प्रेशर डाल के देख लो एल्बो पे, तो जो एपेक्स का एरिया होता है वहाँ जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इर्द गिर्द भी प्रेशर पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, ठीक है। तो यही सीन होता है आपके जो बाकी जो एरियाज हैं बोनी प्रोमिनेंस के, जब बंदा लेटा होता है उसके साथ ये चीज़ हो रही होती है।
अब प्रेशर के बाद हमने कहा था शेयर इंजरी भी होती है, ठीक है। शेयर इंजरी इज़ अ मैकेनिकल फोर्स पैरेलल, आपको पता है पैरेलल लगने वाली फोर्स को हम शेयर फोर्स कह देते हैं, रादर देन परपेंडिकुलर टू एन एरिया ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं लगती, 90 एंगल पे नहीं लगती, ये उसी के पैरेलल लगती है। आगे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। इन दिस इलस्ट्रेशन ग्रेविटी पुल्स द बॉडी डाउन द इंक्लाइन ऑफ द बेड, कि ग्रेविटी से बंदे की बॉडी जो होती है वो डाउन की तरफ मूव करती है। द स्केलेटन एंड डीप अटैच्ड फेशियाज स्लाइड विद इन द स्किन, ठीक है। स्किन तो बेड के साथ अटैचमेंट में है ना, तो स्किन मूव नहीं कर रही, लेकिन जो अंदर आपके डीप फेशियाज हैं, आपका स्केलेटन है, वो स्लाइड करता है, ठीक हो गया। ये जो स्लाइडिंग है ना, ये शेयर की फोर्स है, ये पैरेलल मूव कर रहा है। While the skin and superficial fascias attached to the dermis remain stationary, held in place by friction between the skin and the bed linen. This internal slide compromises blood supply to the area and deforms or distorts the tissue. तो ये देखें कि हमने कहा स्किन जो होती है और सुपरफिशियल फेशिया वो अपनी जगह पे रहता है, क्यों? क्योंकि वो बेडशीट के साथ मतलब बेड के साथ लगा हुआ है ना, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी स्किन तो मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन जो अंदर आपके डीप फेशियाज होते हैं और आपका जो स्केलेटन है वो मूव करता है, ठीक है। तो ये जो शेयर की फोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन अंदर मौजूद है, आपकी बॉडी के अंदर काम चल रहा है, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एरिया डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। अब हमने डिफरेंट कॉजेज़ पढ़े थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मेजर कॉज है वो क्या है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अकेला ही काफ़ी है, शेयर ना लगे, फ्रिक्शन ना भी लगे, प्रेशर ही बहुत है, ठीक है। तो मेजर कॉज क्या है, प्रेशर। प्रोलॉन्ग प्रेशर एट लेवल्स ग्रेटर दैन कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। कि प्रोलॉन्ग प्रेशर लग रहा है और उसकी वजह से कैपिलरी बंद हो गई है, ठीक है। कैपिलरी के क्लोजिंग प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर तो ऊपर लग रहा है उसके, तो कैपिलरी बंद हो जाएगी, और अगर कैपिलरीज बंद हो जाएंगी तो उसको ब्लड सप्लाई कैसे रहेगी। तो प्रोलॉन्ग प्रेशर क्या करता है, टिश्यू नेक्रोसिस करा देता है, ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ करा के। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर ओवर लॉन्ग पीरियड इन जस्ट एज डैमेजिंग एज लार्ज अमाउंट ओवर शॉर्ट पीरियड, कि अगर आप कहते हो ना हमारे नज़दीक जो है वो ये है कि कोई लार्ज प्रेशर आता है, एकदम आपको फोर्स लगती है और आपको डैमेज आ जाता है, यानी एक बंदा कहीं गिरता है उस पर, या कोई उसको चीज़ आके टकराती है, तो उसको फ़ौरन वो लार्ज अमाउंट की फोर्स लगी है थोड़े ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो डैमेज बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हमारे नज़दीक वही डैमेज है नहीं, जो अगर स्मॉल अमाउंट का जो प्रेशर है या जो फोर्स आ रही है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, काफ़ी टाइम से लग रही है, थोड़ी थोड़ी करके, तो उससे क्या होगा, जो डैमेज आएगा उतना ही है डेंजरस जितना वो है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, ठीक है। तो ये अल्सर प्रेशर इसीलिए हमने कहा ये मेजर कॉज है अल्सर बनाने में, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगता है, लेकिन होता थोड़ा सा है। तो टिश्यू टॉलरेंस जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद फ्रिक्शन और शेयर हमने पढ़ा, जो है प्रेशर मेजर कॉज है, उसके अलावा दो अदर कॉजेज भी हैं, फ्रिक्शन भी है, शेयर भी है। फ्रिक्शन क्या होता है, विजिबल ऑन स्किन सरफेस टू सरफेसेज मूव अगेंस्ट ईच अदर, आपको पता है कि दो सरफेसेज जब रगड़ खाती हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है, तो फ्रिक्शन ये है। और शेयर जो होती है, इंजरी बीनेथ द सरफेस पेशेंट स्किन मूव्स वन वे, बेडशीट मूव्स ऑपोजिट व्हेन मूविंग पर। मैंने आपको बताया था ना कि जो अंदर का जो एरिया होता है, आपका जो स्केलेटन है वो एक तरफ मूव करता है, बंदा मूव करता है, ठीक है। तो जो आपकी जो बेडशीट है उसके साथ आपकी स्किन और सुपरफिशियल फेशिया लगा हुआ है, तो वो दूसरी तरफ मूव करता है, यानी अगर आप बंदे को खींच रहे हो तो वो अपोजिट मूव कर रहा है, आपकी स्किन दूसरी तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह क्या होगा, जैसे ये थोड़ा सा बंदा, यानी कि ये पैरेलल फोर्स लगी है, इसको शेयर की फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, डैमेज आ जाता है। तो ये शेयर की फोर्स थी, और ये विजिबल नहीं होती क्योंकि अंदर लग रही है ना, फ्रिक्शन विजिबल होती है। अब कॉमन साइड्स जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है ना, उसमें उन्होंने कॉजेज़ पूछे हैं, पहले डेफिनेशन वो हमने पढ़ ली, कॉजेज़ उन्होंने पूछी वो भी हमने पढ़ ली, 3 कॉजेज़ थी। उन्होंने फिर पूछा कॉमन साइड्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। अब ये कुछ बोनी प्रोमिनेंसेस का उन्होंने नाम दिया, सैक्रम कॉक्सिस का एरिया, जो स्टार्ट पे एक जो पिक्चर दिखाई थी अल्सर की, वो सैक्रम और कॉक्सिस के एरिया पे थी, ठीक है। वो एरियाज होते हैं। उसके अलावा हील्स और हिप्स जो वल्नरेबल एरियाज होते हैं। इन चिल्ड्रन बैक ऑफ द हेड भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पूरी बॉडी में दिखाया है कि कौन कौन सी, कि जो जो चीज़ आपकी बेड के साथ कांटेक्ट में आएगी वो वल्नरेबल है, ठीक है। हमारी बॉडी में 8 चीज़ होती हैं, कुछ
पोस्टीरियर होती हैं, कुछ एंटीरियर होती है। एंटीरियर वाली तो बच जाएंगी अगर बंदा उल्टा सीधा लेटा हो यानी सुपाइन में। तो जो जो चीज़ कांटेक्ट में आएगी वो वल्नरेबल है। ऑक्सीपिट होती है, एयर होते हैं, शोल्डर्स, स्कैपुलास, एल्बोज, आपके आइलेट क्रस्ट, ट्रोकैंटर्स, कॉक्सेस, सैक्रम, इस्कियम, ये सारी चीज़ें जो हैं हील्स वगैरह ये सारी कांटेक्ट में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ अल्सर हो सकता है। यहाँ पे बंदा सुपाइन लेटा है तो यहाँ देखते जाएं, ऑक्सीपिट कांटेक्ट में, स्कैपुलास है, वर्टिब्रा है, सेक्रम है, कॉक्सिस। अब देखें लंबर वर्टिब्रास आगे की तरफ होता है तो लंबर वर्टिब्रास बच जाएंगे। आपका सर्वाइकल वर्टिब्रास आगे की तरफ होता है, वो इंटीरियर कर्वेचर कि जो चीज़ कांटेक्ट में नहीं आएगी आप खुद इमेजिन करें, ये चीज़ें रट्टे वाली नहीं है। ठीक है, आप खुद इमेजिन करें जब बंदा लेटता है उसकी कौन कौन सा पार्ट जो है वो कांटेक्ट में आता है। ठीक है, कौन सी बोनी प्रोमिनेंस कांटेक्ट में आती है, वहाँ बनेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह उन्होंने ये प्रोन में भी दिखाया और साइड लाइन में भी दिखाया है। उसके बाद आ जाता है अदर रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं। ये इसको याद करने के लिए 5 आइज उन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि इमोबिलिटी, बंदा मूव नहीं करेगा उस वजह से होगा, इनकॉन्टिनेंस की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन और इम्पेयर्ड सेंसोरियम। ठीक है, ये सारे आई से बनते हैं। इमोबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस, इनएक्टिविटी, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन और इम्पेयर्ड सेंसोरियम, ये रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेशर अल्सर के बनने के लिए। उसके बाद प्रेशर अल्सर की जो स्टेजेस होती हैं 4 होती हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टेजेस हम ना साथ साथ पढ़ते हैं। पहली स्टेज होती है प्रेशर अल्सर स्टेजिंग, स्टेज 1। इसमें क्या होता है, इंटैक्ट स्किन होती है, आपकी स्किन रप्चर नहीं हुई, नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये होता है कि स्किन पे रेडनेस डिवेलप हुई है बोनी प्रोमिनेंस के लेवल पे, लेकिन जो डार्क पिगमेंटेड एरियाज होते हैं या जिनकी स्किन डार्क पिगमेंटेड है उनमें आपको रेडनेस इतनी विजिबल पता नहीं चलेगी। ठीक है, उनमें बाकी एरिया से उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसमें स्किन बिल्कुल ठीक ठाक है। स्टेज 2 में क्या होता है कि पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस। ठीक है, कि आपकी डर्मिस जो है पार्शियली डैमेज हो चुकी है। ठीक है, शैलो ओपन अल्सर है, रेड पिंक कलर का वुंड बेड होगा उसका और स्लफ होगा उसके अंदर। ठीक है, सॉरी स्लफ नहीं होगा, स्लफ होता है येलोइश कलर का जो डबरिस सा होता है। ठीक है, तो स्टेज 2 में क्या है कि डर्मिस की जो थिकनेस है पार्शियली लॉस हुई है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ फिर आप मेमोराइज करिएगा साथ साथ। ये रहा, ये देखें स्टेज 1 है, सिर्फ रेडनेस है। ठीक है, स्टेज 2 में ये एपिडर्मिस है जो पार्शियली रप्चर हुई हुई है। ठीक है, स्किन तो गई, साथ साथ उसके एपिडर्मिस भी पार्शियली रप्चर है। स्टेज 3 में देखें कि नीचे से सिर्फ बोन और मसल बचा है। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये जो फैट है ये भी इन्वॉल्व है, और स्टेज 4 में बोन तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगी तो आपके लिए ईजी होगा। हाँ, तो स्टेज 2 में क्या होता है, पार्शियल थिकनेस लॉस होती है डर्मिस की। ठीक है, अल्सर जो होता है शैलो ओपन हो जाता है, उसका जो वूंड बेड होता है वो पिंक होता है, लेकिन इसमें कोई स्लफ नहीं होता। ठीक है, नया नया बना है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ब्लिस्टर बना हुआ है ना, कि अभी रप्चर नहीं हुआ, पहले ब्लिस्टर बन जाता है फिर रप्चर होता है ना, अगर खाली ब्लिस्टर अभी रप्चर नहीं हुआ तो भी वो स्टेज 2 में ही है, क्योंकि स्टेज 1 में सिर्फ रेडनेस है। उसके बाद स्टेज 3 आ जाती है, इसमें फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो गया है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो विजिबल है। ठीक है, लेकिन टेंडन और मसल जो हैं वो अभी एक्सपोज नहीं है, वो अभी हाथ नहीं चढ़े इसके। ठीक है, इसमें स्लफ प्रेजेंट हो सकता है लेकिन थ्रू आउट टिश्यू की लेंथ में नहीं होगा। ठीक है, डेप्थ में मौजूद नहीं है, और इसके अलावा अंडर माइनिंग और टनलिंग प्रेजेंट होगी। उसके बाद आ जाती है स्टेज 4। स्टेज 4 में फुल थिकनेस टिश्यू लॉस है। हमने 3 में कहा था फुल थिकनेस टिश्यू लॉस के साथ साथ क्या होता है कि बोन टिश्यू और टेंडन वगैरह मसल्स वगैरह एक्सपोज नहीं थे, इसमें एक्सपोज्ड है। ठीक है, स्लफ भी प्रेजेंट है, स्कर भी प्रेजेंट। स्कर जो होता है ना, जब स्कर होता है ऊपर सक्लेरोटिक एरिया आ जाता है थोड़ा साइडों पे, डार्क से रेड से कलर का, ब्राउनिश कलर का। तो स्लफ और स्कर भी प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ पार्ट्स और वुंड बेड के अंदर। उसके अलावा ऑफन इंक्लूड अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग। ठीक है, तो 3 और 4 जो है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसकी पिक्चर भी आपने देख ली। उसके बाद सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी क्या होती है, पर्पल और बरगंडी लोकलाइज्ड एरिया। पहले पिक्चर देखें, ये देखें, ये है, इसको हम कहते हैं सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, यानी कि डीप टिश्यू में इंजरी हो सकती है अगर इस तरह का एरिया हो तो। ठीक है,
तो सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी कब होगी? पर्पल और बरगंडी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिसकलर्ड इंटैक्ट स्किन, यानी कि स्किन इंटैक्ट है लेकिन जो एरिया है वो पर्पल या बरगंडी कलर का है, ठीक है। ब्लड फील्ड ब्लिस्टर भी हो सकते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि डैमेज हुआ है अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू का फ्रॉम प्रेशर या शेयर की वजह से। ठीक हो गया। तो इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद आ जाता है अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की वो कंडीशन जिसको हम किसी स्टेज में नहीं बता सकते। इसमें क्या होता है? फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो गया है, ठीक है, इन विच द बेस ऑफ द अल्सर इज कवर्ड बाय स्लफ, कि जो बेस है वो सारी स्लफ से भरी पड़ी है। येलो, टैन, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन कलर का होता है, और इस्कर के साथ टैन, ब्राउन और ब्लैक कलर इन द वुंड बेड, यानी कि इसमें टिश्यू लॉस हो गया है, फोर्थ स्टेज गुजर गई है, ठीक है। उसके बाद जो उसका वुंड बेड है अब वो स्लफ और इस्कर से भर गया है, ठीक है। इसको अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर कहते हैं। इस तरह ये देखिए, ठीक हो गया। उसके बाद वुंड एटियोलॉजी जो होती है, इसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या है? जो कि बाहर से होंगे, वो है मॉइस्चर, वो कॉज करेगा फ्रिक्शन और इरिटेंट्स। और इंट्रिंसिक फैक्टर में बंदे की एज, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है, न्यूट्रिशन में मसला है, स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्टीरॉयड्स वगैरह, दिस फैक्टर्स आर बिलीव टू अफेक्ट कोलेजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो इसका मतलब है ये एज, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, न्यूट्रिशन, स्टीरॉयड्स वगैरह ये क्या करते हैं कि आपके कोलेजन के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और डिग्रेडेशन को इंक्रीज करते हैं। तो फिर इसकी वजह से वुंड कॉज हो जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके अलावा कुछ और इंट्रिंसिक फैक्टर्स आते हैं जो कि आपकी टिश्यू की परफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, लाइक आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन, सीरम प्रोटीन, स्मोकिंग, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, वेस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, मेलाइटस, वेजोएक्टिव ड्रग्स। तो ये अदर चीज़ें हैं जो कि कॉज कर सकती हैं। ये इनसे क्या होगा कि परफ्यूजन इफेक्ट होगी, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी उस एरिया में तो अल्सर होगा, ब्लड प्रेशर की वजह से, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन जो है उस एरिया की उसकी वजह से, सीरम में प्रोटीन के कंसनट्रेशन की वजह से, स्मोकिंग करता है बंदा वो भी अफेक्ट करेगा आपकी सर्कुलेशन को। उसके बाद हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, वास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, मेलाइटस, वेजोएक्टिव ड्रग्स। उसके बाद आ जाता है कि अगर जो पेशेंट केयर है ना, यानी हील्स को बचाने के लिए उन्होंने एक हील्स फार्मूला बनाया है, ठीक है। हील्स को आपने प्रेशर अल्सर से कैसे बचाना है? एज फॉर हैव फुट और लेग मूवमेंट, अपने पाँव, अपनी टांग हिलाते रहो। इवेलुएट हील्स एंड सेंसेशन, हील्स को चेक करते रहो, सेंसेशन वगैरह हैं उनमें, फुट ड्रॉप के रिस्क होते हैं उसको इवेलुएट करो। एक बेड रिडन बंदा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है तो उसका फुट ड्रॉप के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर टिबियल नर्व होती है, शायद पेरोनियल नर्व होती है, सॉरी, तो उसकी वजह से फुट ड्रॉप के चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपने इवेलुएट करना है कि कहीं फुट ड्रॉप ना हो जाए। उसके बाद उसकी फ्रिक्शन को लिमिट करना, एल से लिमिट फ्रिक्शन, और एस फॉर सस्पेंड, कि उसको सस्पेंड कर दो उसको ना, लिम्ब को। उससे क्या होगा कि एक तो सर्कुलेशन इंप्रूव रहेगी, वीनस रिटर्न ज़्यादा आएगा, और दूसरा जो है वो नीचे से ना फ्रिक्शन होगी और ना बंदे को अल्सर बनेंगे। Practice point careful observation of the sacrum, coccyx and heels is warranted because these are the most frequent sites of pressure ulcer. Heels with devices as needed. उसके बाद ये जो मॉडल है ना, इसको कहते हैं प्रेशर अल्सर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन यूजिंग द वुंड बेड प्रेपरेशन मॉडल। वुंड बेड प्रेपरेशन मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा मॉडल, ये कुछ भी नहीं है, और ये 5 नंबर हैं आपके। तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले है वुंड एटियोलॉजी, ये जो मैं साइड से पढ़ी हूँ, ठीक है। तो वुंड एटियोलॉजी में क्या आता है? अब सेंटर में आए प्रेशर अल्सर, ठीक है। तो प्रेशर अल्सर बन गया, अब हमने उसकी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज करनी है। वो 2 होती हैं प्रेशर अल्सर की, या एक तो कॉज जिसकी वजह से हो रहा है उसको ठीक करो, ठीक है, फ्रिक्शन आ रही है, बेड मॉइस्चर्ड है, या मॉइस्चर की वजह से हो रहा है, कोई इंट्रिंसिक कॉज है, जो भी कॉज है हमने पढ़ी हैं कॉजेज, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उसको ट्रीट करो। दूसरा पेशेंट सेंटर्ड कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कि वुंड वगैरह की सफाई और ये वो जो भी है, पेशेंट सेंटर्ड करना है, ट्रीट करना है कॉज को, तो ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट। पहले आपने क्या करना है? प्रिवेंशन करनी है कि हो ही ना, ठीक है। ये जो है ट्रीट द कॉज और पेशेंट सेंटर, जो हमने हील्स पढ़ा है वो भी प्रिवेंटिव था। तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है प्रिवेंशन में। उसके बाद अगर हो गया है तो आपने ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? लोकल वुंड की केयर करेंगे। लोकल वुंड की केयर, डिब्राइडमेंट, ठीक है, वुंड वगैरह को साफ वगैरह करना, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना और मॉइस्चर को बैलेंस करना,
ठीक है। और फिर आगे इवैल्यूएशन करनी है, आपने ये सब करके दोबारा रीइवैल्यूएट करें अपने जो वुंड है उसको, देन फिर ट्रीटमेंट करें कि बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड एडजंक्टिव थेरेपीज़, इसके अलावा आप एडजंक्टिव थेरेपीज़ भी यूज़ करो। ठीक है, तो ये है वुंड बेड प्रेपरेशन मॉडल। इसको रट लें, जैसे मर्ज़ी लिख के याद कर लें, जो मर्ज़ी करें, इसको याद करें। ठीक है, ये आपके 5 नंबर हैं। ये जो स्लाइड है इसको आपने इग्नोर नहीं कर, एक तो ये ईज़ी थी और दूसरा ये है कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरी कोशिश है आपको इम्पॉर्टेंट वाले करा दूँ। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, अच्छे से याद करें। और लेक्चर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।